अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पढ़ा था चैप्टर फिटनेस का स्टार्ट किया था जिसमें हमने एरोबिक एक्सरसाइज और एनारोबिक पढ़ ली थी। अब जो हमारी है स्पोर्ट एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जब हम कोई भी चीज़ खेल रहे होते हैं, हम उसमें फिजिकल पार्टिसिपेट करवा रहे होते हैं, किसी भी कंपटीशन में होते हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट्स होती हैं उनमें कंपटीशन होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हम अपनी फिजिकल गेम परफॉर्म करते हैं। और इसके बेनिफिट जो होते हैं फिजिकल एक्टिविटी एंड प्लेइंग स्पोर्ट होते हैं और अमंग बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन होते हैं। यानी कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी हम स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है हमें कोई भी मतलब डिजीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हमारी मेडिसिन भी प्रिवेंटिव हो जाएगी। उसके बाद जो होता है ये कम्बैटिंग करते हैं कि इसको ओबेसिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस को। इसका एक बेनिफिट ये होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस होगी और ओबेसिटी होगी, इसको कम्बैटिंग कर देते हैं। जब हम एक एक्सरसाइज में मतलब पार्ट लेते हैं, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते तो हमारी जो हम वर्कआउट कर रहे होते जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी नहीं होती, हमारा वेट लॉस होता है, वेट हमारा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता ताकि हमारी ओबेसिटी हो जाए या ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह। तो इसको ना कम्बैट करते हैं। इसका पहला ये था ये कि मेडिसिन को प्रिवेंटिव करते हैं जब हम एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और दूसरा जो होता है ये ओबेसिटी और ऑस्टियोपोरोसिस को कम्बैटिंग करते हैं। और तीसरा इसका ये है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और साइकोलॉजिकल भी इसके बेनिफिट होते हैं। जब हम एक स्पोर्ट एक्सरसाइज करवा रहे होते, किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ये जो होता है इसका पहला बेनिफिट होता है ये मेडिसिन को प्रिवेंटिव करवा देती है और ऑस्टियोपोरोसिस और ओबेसिटी को क्या होती है कम्बैट करवा देती है। उसके बाद जो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इन्हेंस कर देती है और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स करवाती है। उसके बाद जो होती है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज होती है एक करेक्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हमें एक बंदा है जिसको इंजरी हो जाती है या डिजीज़ हो जाती है, तो जब उसको इंजरी या डिजीज़ होती है तो उसके नॉर्मल फंक्शन नहीं होते, मतलब सही से काम नहीं करवा रहे थे, तब हम उसको थेराप्यूटिक एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसकी एक्सरसाइज जो है उसको हम करेक्ट कर लें और उसकी बॉडी मूवमेंट टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। और हम उसकी बॉडी की मूवमेंट करवा दें ताकि जो उसकी नॉर्मल फंक्शन है डिजीज़ या इलनेस की वजह से नॉर्मल फंक्शन जो है उसको हम रिस्टोर करवा सकें। उसके बाद इसके दो गोल्स कौन से होते हैं, इसके मकसद कौन से होते हैं थेराप्यूटिक एक्सरसाइज के। एम्बुलेशन को इम्प्रूव करवाती है, रिलीजिंग करवाती है कंट्रैक्टेड मसल्स, टेंडन्स, फेशियाज। और यानी कि जो होते हैं कंट्रैक्टेड मसल्स होंगे, टेंडन्स होंगे, फेशियाज होंगे, उसको ये रिलीज करवाती है। जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करवाती है, रिड्यूसिंग रिजिडिटी को रिड्यूस करवाती है, बैलेंस को इंक्रीज करवाती है, मसल स्ट्रेंथ और बैलेंस को इंक्रीज करवाती है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करवाती है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हम तब करवाते हैं जब भी किसी की बंदे को कोई इंजरी या डिजीज़ हो जाती है तो उसके बॉडी फंक्शन जो है वो नॉर्मल तौर पर काम नहीं कर रहे होते, इसके गोल्स में होते हैं वो एम्बुलेशन को इम्प्रूव करवाती है, जो रिलीजिंग करवाती है कंट्रैक्टिंग मसल्स, टेंडन्स, फेशियाज को रिलीजिंग करवाती है, मोबिलाइजिंग जॉइंट्स की मोबिलाइजिंग करवाती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करवाती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को इम्प्रूव करवाती है, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है, रिजिडिटी को रिड्यूस करवाती है, बैलेंस को इंक्रीज करवाती है, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाती है, प्रमोटिंग रिलैक्सेशन को प्रमोट करवाती है। एक्सरसाइज होती है इसमें एक्टिव रेजिस्टेंट एक्सरसाइज होती है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है, एक्टिव रेजिस्टेंट रेंज ऑफ मोशन होती है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन होती है। एक्टिव जो होती है पेशेंट खुद करते हैं, एक्टिव रेजिस्टेंट जिसमें हम उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होती है कोई भी टेक्नीशियन या थेरापिस्ट करवाता है। अब जो इसमें हमें थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हमने पढ़ा जिसमें बॉडी की मूवमेंट करवाती है, उसके फंक्शन को रिस्टोर करवाता है इंजरी या डिजीज में। इसके गोल्स होते हैं एम्बुलेशन को इम्प्रूव करवाना, कॉन्ट्रैक्टेड मसल को रिलीज करवाना, टेंडन फेशिया को रिलीज करवाना, जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाना, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, रिड्यूसिंग रिजिडिटी को रिड्यूस करना, और जो होती है बैलेंस को बढ़ाना और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है और रिलैक्सेशन को प्रमोट करवाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब हम एक फिजिकल एक्टिविटी करें तो हमें इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लोअर ओवरऑल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मोर्टेलिटी होती है उसके जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, कैंसर्स के चांसेस कम हो जाते हैं जिसमें कोलोन कैंसर्स भी होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर्स भी होते हैं। इन मतलब सब कैंसर जो होते हैं इनके चांसेस कम हो जाते हैं और डायबिटीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं, ओबेसिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, डिप्रेशन भी कम हो जाते हैं। और इसके बाद इम्प्रूव्ड मूड एंड लोअर द सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन होते हैं। उसके बाद जो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूव फंक्शन, जो लाइफ की क्वालिटी होती है और फंक्शन इम्प्रूव कर होते हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। इम्प्रूव फंक्शन इन पर्सन विद आर्थराइटिस होती है, लोअर रिस्क ऑफ ऑल एंड इंजरी होती है।
लोअर ओवरऑल मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी के चांसेस यानी कि मरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, कैंसर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसमें ऑल टाइप्स के कैंसर हो गए, जैसे कि कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, डायबिटीज़ के रिस्क भी कम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के रिस्क भी कम हो जाते हैं, उसके बाद होते हैं लोअर रिस्क ऑफ ओबेसिटी भी कम हो जाती है, लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी कम हो जाते हैं, मूड भी इम्प्रूव हो जाता है, उसके बाद जो होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं और फंक्शन इन पर्सन विदाउट रहती है, और के फॉल और इंजरी जो होती है गिरने और उसके इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ बोन लॉस एंड पोस्ट मेनोपॉजल फ्रैक्चर जो होती है उसकी प्रिवेंशन हो जाती है, बोन लॉस और पोस्ट मेनोपॉजल फ्रैक्चर जो होते हैं उसकी भी प्रिवेंशन हो जाती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाती है, मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, इंड्योरेंस बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, टेंशन भी कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, स्लो एजिंग प्रोसेस हो जाता है, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस बूस्टेड हो जाता है, थेराप्यूटिक्स एक्टिवेट फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, इक्वोथेरापी जो होती है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जो होती है यूज होती है वाटर एज एन इन्वायरमेंट, इक्वोथेरापी यानी कि पानी की एक्सरसाइज, जब हम पेशेंट को पानी में एक्सरसाइज करवाते हैं, इसमें हम परफॉर्म करवाते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज या उसकी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करवाते हैं, इसमें जो होते हैं वो बताते हैं, इक्वेटिक इमरियन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन, कौन सी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो गया, बियॉन्सी होगी, रेजिस्टेंट एंड हीट इफेक्ट द कार्डियोपल्मोनरी, और ये इफेक्ट किसको करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को, न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और इंडिविजुअल विदाउट इंपेयरमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल को इंपेयरमेंट्स भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इक्वेटिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जो हम पानी में करवाते हैं, जिसमें हमारे एरोबिक एक्सरसाइज होगी, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ होगी, और ये जो हमारे पर क्या प्रोवाइड करती हैं, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बियॉन्सी, रेजिस्टेंस, और ये हमारे इफेक्ट करते हैं कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, और इंडिविजुअल जो होते हैं विदाउट इंपेयरमेंट्स होते हैं। उसके बाद टाई चाय, ये जो होते हैं मेंटेन इज एन इंटरनल चाइनीज मार्शल आर्ट होता है, क्या होता है, एक इंटरनल चाइनीज मार्शल आर्ट होता है जिसमें प्रैक्टिस किया जाता है बहुत डिफेंस के लिए, डिफेंस ट्रेनिंग के लिए या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, जिसको प्रैक्टिस किया जाता है बहुत किसके लिए, डिफेंस ट्रेनिंग के लिए या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, या तो हेल्थ के फायदों के लिए, बेनिफिट्स के लिए, या डिफेंस ट्रेनिंग के लिए इसको किया गया है। और ये जो होती है एंशियंट चाइनीज प्रैक्टिस है जो डिज़ाइन की जाती है एक्सरसाइज बॉडी, जिसको हम डिज़ाइन की गई ताकि उसमें बॉडी की एक्सरसाइज हो, माइंड की और स्पिरिट की हो, यानी कि उसकी रूहानी, दिमागी और जिस्मानी एक्सरसाइज करवाई जाती है। और ये जो होती है स्लो कंट्रोल मूवमेंट होती है जिसमें हमारे पास जेंटल एंड कंटिन्यूस एंड सर्कुलर होती है। उसके बाद जो होती है रिक्वायर्ड प्रॉपर मोटर कंट्रोल एंड इम्प्रूव बैलेंस होती है। इसमें जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम प्रॉपर मोटर कंट्रोल करवाएं और बैलेंस इम्प्रूव बैलेंस करवाएं। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें जो होते हैं डिफेंस ट्रेनिंग करवाई जाती है, हेल्थ बेनिफिट्स ट्रेनिंग करवाई जाती है, एंशियंट चाइनीज प्रैक्टिस होते हैं जो डिज़ाइन किया जाता है एक्सरसाइज बॉडी के लिए, माइंड एंड स्पिरिट के लिए। उसके बाद जो होते हैं कंट्रोल मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं जेंटल एंड कॉन्टिन्यूस एंड सर्कुलर होती है। इसमें क्या होता है प्रॉपर मोटर कंट्रोल की जरूरत होती है और बैलेंस को इम्प्रूव करवाते हैं। उसके बाद योगा जो होता है एक ग्रुप होता है जिसमें जिस्मानी, दिमागी और रूहानी प्रैक्टिस होती है। ये डिसिप्लिन होता है जिससे ऑरिजिनेट की जाती है। ये जो होता है इंडिया में किया जाता है, इसको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है जिसमें। और ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो होती है वो क्या करती है, मेंटेन करते हैं बॉडी एंड मेंटल कंट्रोल थ्रू वैरायटी ऑफ पोस्चर्स को, यानी कि वैरायटी ऑफ पोस्चर जो होते हैं उसको कंट्रोल करवाती है। उसके बाद जो होते हैं ये रूट ऑफ योगा जो होते हैं वो बाइंड करता है, कनेक्ट करता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दीज एक्सरसाइज। और योगा ये जो होता है इसमें फिजिकल एक्सरसाइज होती है, मेंटल, स्पिरिचुअल होती है, और ये इंडिया में किया जाता है। और इसमें जो होता है योगा का मतलब जो होता है ये बाइंड करती है, कनेक्ट होती है, रेफरिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दीज एक्सरसाइज, यानी कि इसमें जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होते हैं जिसमें वो उसके सोल का कनेक्शन होता है उसके गॉड के साथ। ये ना हिंदू करते हैं जिसमें वो अपने मतलब वो उनका भगवान जो होता है उनको पूजा कर रहे होते हैं, इस तरह की वो मतलब इस तरह की करते हैं। हम मतलब मुसलमान तो ये नहीं करते योगा वगैरह इस तरह की। डिज़ाइन टू इनकॉर्पोरेट ब्रीथिंग मेडिकेशन टू काल्म माइंड होती है, ये इसलिए डिज़ाइन की जाती है जिसमें होते हैं इनकॉर्पोरेट ब्रीथिंग, इसमें सांस लंबा सांस लेते हैं और वो अपने माइंड को ना काल्म रखते हैं। हाथा योगा क्या होता है, फिजिकल पाथ ऑफ योगा होते हैं। योगा का क्या होता है, फिजिकल पाथ होता है जिसमें यूजेस करते हैं, फिजिकल पोजेस यूज करता है, ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड फ्लेक्सिबल बॉडी को। हाथा योगा जो होता है फिजिकल पार्ट होता है योगा का जिसमें वो क्या करता है, फिजिकल पोजेस यूज करता है, ब्रीथिंग करवाता है, ब्रीथिंग टेक्निक होता है, और ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी जो हेल्थ होती है फिजिकल
स्ट्रॉन्ग हो, हेल्थी हो और फ्लेक्सिबल बॉडी हो। और यूजिंग करते हैं स्ट्रेचिंग टेक्निक फॉर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन। फिजिकल जिस्मानी रिलैक्सेशन और अपनी रूहानी रिलैक्सेशन के लिए वो क्या करता है, स्ट्रेचिंग टेक्निक यूज़ करता है। योगा योगा जो होता है ये हमारे पास फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है जो हमारे पास इंडिया में की जाती है। और ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है वो बॉडी कंटेन करती है, मेंटल कंट्रोल करवाती है। रूट ऑफ योगा जो होता है वो बाइंड करता है रेफरेंस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें जो होता है वो अपने गार्ड से के साथ कनेक्शन करवाते हैं। हाथा योगा जो होते हैं फिजिकल पाथ होता है योगा का जिसमें फिजिकल पोजर इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक होगी डिज़ाइन टू डिवेल्प अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी एंड फ्लेक्सिबल बॉडी होगी। यूजिंग स्ट्रेचिंग टेक्निक होगी फॉर फिजिकल स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन। उसके बाद होते हैं कंसिडरेशन फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी के एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के लिए कंसिडरेशन। इसमें वो बताते हैं सबसे पहले वेदर कंडीशन, यानी कि हमें अपना इन्वायरमेंट देखना चाहिए, वो गर्म है किस तरह का है, हम उसमें बैड है या गुड है, हम उसमें एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी में तो हम नहीं कर सकते। इसमें वो बताते हैं जब बैड वेदर होते हैं तो पॉज सिग्निफिकेंट हज़ार्ड फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। विग्रेस एक्सरसाइज नॉट एडवाइज्ड व्हेन टेम्परेचर इज़ ओवर 98 फ़ारेनहाइट, जहाँ ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई होती है। इसमें वो बताते हैं जो विग्रेस एक्सरसाइज होती है जब टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तब हम परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद वो देखते हैं हज़ार्ड्स आर डिहाइड्रेशन। नंबर 2 पे होता है हज़ार्ड्स आर डिहाइड्रेशन। इसमें वो बताते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, जिसमें होते हैं इंट्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। डाइल्यूटेड फ्रूट जूसेज होती है, उसमें क्या होते हैं कॉफ़ी नहीं होती, नॉट कॉफ़ी नॉट कोला ड्रिंक्स हम यूज़ नहीं करते, इसमें फ्रूट जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं। इसमें कॉफ़ी भी यूज़ नहीं करते, कोला ड्रिंक्स भी यूज़ नहीं करते एज दे आर डायूरेटिक्स होती हैं। प्रॉपर अटायर में वो बताते हैं क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू वेदर के मुताबिक अपनी क्लोथिंग या ड्रेसिंग करनी चाहिए जो अलाउ करती है बॉडी को ब्रीथ येट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव सनलाइट। जो अगर ज़्यादा गर्मी है तो हम उसके मुताबिक ही हम मतलब ड्रेसिंग करेंगे, क्लोथ करेंगे ताकि जो हमें वो सूरज की लाइट से बचाए। फिट द बॉडी प्रॉपरली, अपनी बॉडी को प्रॉपरली फिट करें। लाइट कलर्ड होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट सनलाइट और मॉइस्ट को ऑब्जर्व करें। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून डिक्रीजेज वेदर हज़ार्ड होती है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून जब सुबह और दोपहर के बाद जो होते हैं ये हज़ार्ड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं प्रॉपर अटायर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे जो होते हैं हमें ऐसे डे में करनी चाहिए ताकि हम सूरज की लाइट से भी बच सके। अवॉइड पीक सनलाइट, जब सूरज की लाइट ज़्यादा हो तब भी हम ना करें। और 2 से 3 आवर्स आफ्टर मील के आफ्टर जो है 2 से 3 आवर्स होनी चाहिए। और 30 मिनट्स का इसमें ब्रेक लेना चाहिए। पोस्ट एक्सरसाइज में सजेस्टेड किया जाता है 30 मिनट्स का ब्रेक। टाइम में क्या होता है हमें सनलाइट की से अवॉइड करना चाहिए, तब भी हमें एक्सरसाइज जब सनलाइट ज़्यादा हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। 2 से 3 आवर्स जो होते हैं आफ्टर मील करना चाहिए। 30 मिनट्स ब्रेक लेना चाहिए पोस्ट एक्सरसाइज में। प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या होता है बैलेंस डाइट, क्या होता है बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हम ऐसी डाइट ले जो हमारी मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए सही हो। उसके बाद हाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान हाइड्रेशन होगी। स्मॉल मील्स 4 आवर्स बिफोर होती है। जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें पानी वगैरह पीना चाहिए, बैलेंस डाइट करनी चाहिए। और स्मॉल मील्स 4 आवर बिफोर एक्सरसाइज। ओल्डर एडल्ट जो होते हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए अपने ग्लूकोज और प्रोटीन को, जो वो न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे थे उसको मॉनिटर करें ताकि उनका जो ग्लूकोज और प्रोटीन को उसको वो मॉनिटर करें। प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या होता है बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्मॉल मील्स 4 आवर्स बिफोर एक्सरसाइज। ओल्डर एडल्ट शुड monitor nutrients intake for glucose and protein. इलनेस में क्या होता है कि पेशेंट हैज़ कोल्ड एंड ऑन अदर मेडिकल कंडीशन। अगर पेशेंट जो होता है वो क्या होता है कोल्ड होता है, कोल्ड की कंडीशन में तो या अदर मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें लो इंटेंसिटी होती है। इसमें वो बताते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेटेड में होता है जैसे कि फीवर, उसे बुखार होता है या उसकी मसल सोरनेस हो जाती है, जॉइंट सोरनेस हो जाती है, डायरिया या प्रोडक्टिव कफ होती है। इलनेस में वो बताते हैं इसमें पेशेंट की कंडीशन कोल्ड होती है और अदर मेडिकल कंडीशन नो अदर मेडिकल कंडीशन जिसमें वहाँ पे फीवर हो गया, सोर मसल्स और जॉइंट, डायरिया और प्रोडक्टिव कफ होगी। और फर्स्ट रिजॉल्व दीज सिम्टम जो होती है देन गो टू एक्सरसाइज होती है। पहले ये सिम्टम्स देखें फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएं। उसके बाद मेडिकेशन में वो बताते हैं कि फाइन कोल्ड मेडिकेशन, पहले वो बताते हैं कि फाइन कोल्ड मेडिकेशन, डाइट पिल्स, एलर्जी रेमेडीज एंड सर्टेन हर्बल टीज जो होते हैं एलिवेट करते हैं हार्ट रेट को कौन एलिवेट करते हैं कि फाइन कोल्ड मेडिकेशन, डाइट पिल्स, एलर्जी रेमेडीज और सर्टेन हर्बल टीज। उसके बाद एंटीहिस्टामाइन ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है रिएक्शन के टाइम को बढ़ा देती है और फील करवाती है ड्रॉसी, इसलिए जो होता है इसकी पुअर बैलेंस होती है, इस वजह से हमें इस मेडिसिन से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो है सम मेडिकेशन
कुछ मेडिकेशन जो होती है वो इन्हेंस करती है परफॉर्मेंस इन स्पेनिट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन स्टीरॉइड डायूरेटिक्स पेन रिलीवर्स को क्या करती है, इन्हेंस करती हैं। फ्लोरोक्विनोलिन जो होती है वो लिंक्ड होती है सीरियस टेंडन इंजरीज में। सीरियस टेंडन इंजरीज में एंकल शोल्डर एंड हेड, जिनके जब हाथ की शोल्डर की और एंकल और टेंडन की इंजरीज हो जाती है तो इसमें कौन सी मतलब मेडिकेशन होती है, फ्लोरोक्विनोलिन्स। उसके बाद होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, जैसे कि स्टोमक प्रॉब्लम है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने चाहिए। उसके बाद एंटी एंजाइना वगैरह हो गया। ऑल केयर फुल मॉनिटर बिफोर एक्सरसाइज, इसमें कौन सी मेडिकेशन होती है, कफाइन होती है हार्ट रेट को एलिवेट करने के लिए, कफाइन, कोल्ड मेडिकेशन, डाइट पिल्स, एलर्जी रेमेडीज एंड अदर हर्बल टीज होती है। उसके बाद जो एंटी हिस्टामाइन जो होती है जो हमें ड्रोसी फील करवाती है और रिएक्शन टाइम को बढ़ा देती है और मेडिसिन से हमें अवॉइड करना चाहिए। और सब मेडिकेशन जो होती है वो हमारे पास क्या इन्हेंस करती है डायूरेटिक्स को, स्टीरॉइड्स को और पेन रिलीवर्स को। उसके बाद जो होती है जो हम टेंडन की इंजरी, हैंड की, एंकल और शोल्डर की इंजरी में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन होती है, फ्लोरोक्विनोलोनीज हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती है स्टोमक प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो होती है एंटी एंजाइना हो गया। थैंक यू सो मच।